यूपीएससी के PYQ की जो सीरीज़ चल रही है अपनी, उसमें हम 2020 के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देख रहे हैं और इसमें हमने इकोनॉमिक्स के 6 क्वेश्चन ऑलरेडी देख लिए हैं और इसमें टोटल 18 क्वेश्चन आए थे जिसको हमें 3 पार्ट में करना है। तो आज इसका ये दूसरा पार्ट है। अभी इसमें हम सिर्फ कॉन्सेप्ट के साथ साथ में कुछ ट्रिक्स की भी बात करेंगे जो यूपीएससी में लगभग हर साल ही रिपीट करती है, जो लॉजिकल केस वर्क में हेल्प करेगी। तो आज शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है ये ट्रिम्स, मतलब क्या, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। जैसे कि हमने पहले ही वीडियो में आपको बताया था कि जब भी इस टाइप के 3 स्टेटमेंट होते हैं तो 10 में से 7 बार ऐसा होता है कि जो ये वाला ऑप्शन होता है जिसमें तीनों स्टेटमेंट के बारे में लिखा होता है वो इसका आंसर नहीं होता। ये इसमें ही नहीं, लगभग हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा। 10 में से 7 क्वेश्चन में ऐसा होगा कि इसका ऑल वाला आंसर नहीं होगा, एक आंसर कोई ना कोई गलत होगा। तो ये पता करते हैं कौन सा है। बाकी हमने बोला है कि जो WTO है, IMF है और वर्ल्ड बैंक है, ये तीनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल इससे 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इस बार भी शायद 2 क्वेश्चन थे, तो इनसे रिलेटेड प्रोविजंस भी पूछे जाते हैं। जो ट्रिम्स है ये WTO से रिलेटेड है और WTO में सिर्फ और सिर्फ जो गुड्स का होता है ट्रेड उससे रिलेटेड है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखो, दे अप्लाई द इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू द ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स से रिलेटेड है, सर्विसेज से रिलेटेड नहीं। तो हम जैसे ही ऑप्शन नंबर 2 इसका एलिमिनेट करेंगे, सारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, आंसर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद में पहला देख लेते हैं, क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट बाय फॉरेन इन्वेस्टर आर प्रोहिबिटेड। हाँ, ये भी इसका एक पार्ट है। और दूसरा क्या है, दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये भी सही पार्ट है। तो हमें जब भी इस टाइप की चीज़ें पढ़नी है तो उनकी बेसिक चीज़ें याद रखनी है। ऐसा नहीं कि बहुत अंदर डीप जाना, ऊपर की बेसिक ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि उसका क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ में वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इससे हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन नंबर, एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2021 में भी आया है, 2022 में भी आया और 2020 में तो आया ही। तो इस तरीके से पता चल रहा है कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। हर बार ये कॉन्सेप्ट पूछा ही जाता है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि जब भी एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी होगा तो उससे रिलेटेड ये क्या है। एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी का कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम कर दिया जाता है ताकि मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाए। तो हमें यही देखना है कि किस में इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है जिसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ रही है और मनी सप्लाई किस में घट रही है। तो देखो, कट एंड ऑप्टिमाइज SLR, तो SLR में इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ऑब्वियसली मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी है का एक पार्ट है। लेकिन यहाँ पे नॉट पूछा गया तो ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये ऑप्शन सही है तो इसका मतलब इसको यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे। समझना, ये कॉन्सेप्ट सही लिखा हुआ है लेकिन ये एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी से ही रिलेटेड है, बट यहाँ पे नॉट है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन एलिमिनेट होती है, ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। लेकिन हमें सारे ऑप्शन देखने हैं। दूसरा क्या है, इंक्रीज इन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, जब SLR कोटे की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको गिरवी रखकर RBI से बैंक ये उधार लेता है तो उसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यदि इसको बढ़ा दिया जाएगा तो इंटरेस्ट रेट महंगा हो रहा है तो यहाँ पे जो लोन होगा वो महंगा हो जाएगा, जो बैंक से मिलने वाला है, RBI से मिलने वाला है, सॉरी। और इसकी वजह से क्या होगा कि मनी सप्लाई होगी कम हो जाएगी। तो ये इसका एक पार्ट नहीं है, तो मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही आ रहा है। तीसरा है कट बैंक रेंट रिपोर्ट। इसके थ्रू भी जो होता है कि बैंक लोन लेती हैं RBI से और इसमें कट हो रहा है तो लोन सस्ता हो रहा है और लोन सस्ता हो रहा है तो मतलब ये भी एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी का एक पार्ट है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा भी सही लिखा हुआ है, सिर्फ इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा नहीं, मतलब दूसरा गलत लिखा हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा सही आंसर होगा वो B होगा। अभी देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की एक ट्रिक है जो इकोनॉमिक्स में लगभग हर बार लग जाती है। 10 में से आपको कम से कम 7 से 8 बार ऐसा होगा जहाँ पे ये ट्रिक आपको सही मिलेगी। ट्रिक ये है कि जहाँ पर भी कोई चीज़ कंटिन्यूस इंक्रीज़ हो रही हो या कंटिन्यूस डिक्रीज़ हो रही हो, वो 99% केसेस पे गलत होता है। इसमें ऐसा ये होता है कि इकोनॉमिक्स बहुत फ्लक्चुएशन होता है इकोनॉमी में, क्योंकि इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक फैक्टर नहीं अपना रोल प्ले करते हैं बल्कि ग्लोबल फैक्टर भी अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे अभी किसको पता था कि रसिया और यूक्रेन में वॉर हो जाएगा, किसको पता था कि ये जो अभी चाइना और ताइवान वाला इशू इतना ज़्यादा हो रहा था वो हो जाएगा। तो वर्ल्ड के लेवल पे जो इंसिडेंट हो रहे हैं उनको नहीं प्रिडिक्ट किया जा सकता है, कब मानसून फेल हो जाएगा, कब फूड प्राइस बढ़ जाएंगे। तो इकोनॉमिक्स में हर चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक होती हैं, हर चीज़ इंटरलिंक है और किसी भी एक चीज़ का फ़र्क इकोनॉमी में पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए कभी वो बढ़ता है कभी वो घटता है, हमेशा कंटिन्यूस एक जैसी चीज़ नहीं रहती। इसलिए जहाँ पर भी स्टेडली है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो गलती होता है। लेकिन चलो हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं अभी। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी 2017 में। जो नीति आयोग की 2017 की रिपोर्ट थी उसमें ये सारी बातें की गई थी, लेकिन हम इतनी माइन्यूट डिटेल्स नहीं आ जा सकते हैं और इतनी सारी रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं। तो ये क्वेश्चन जो है ना बेसिक कॉमन सेंस से भी हो जाएगा। बेसिक कॉमन सेंस क्या है ये देखना कि 1991 की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ तो क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ है कि टेक्नोलॉजी बढ़ी है, हमने इकोनॉमिक सेक्टर में बहुत अच्छी कंडीशन प्राप्त की, अभी हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, ठीक है। और इसी टाइप की चीज़ें मतलब इकोनॉमिक्स में अच्छी हुआ है, इकोनॉमिक पावर के रूप में उभरे हैं और टेक्नोलॉजी बढ़ी है, लोगों का स्किल बढ़ी है तो उनकी क्या हुई है, प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली बढ़ी होगी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें तो हमें पता होती हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के बाद में 1991 के बाद में हमारे कंट्री में क्या क्या हुआ। यदि इनको बेस बना के सारे ऑप्शन पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमारा सही हो जाएगा। पहला क्या है, वर्कर प्रोडक्टिविटी, रुपीज़ पर वर्कर 2004 to 5 इंक्रीज इन अर्बन एरिया वाइल इट डिक्रीज इन रूरल एरिया। नहीं, देखो ये टेक्नोलॉजी आई है
तो दोनों जगह पे है ना, अर्बन पे ज़्यादा आई है, रूरल पे कम आई है, ठीक है। लेकिन पहले जिस कंडीशन में रूरल वाला एरिया था उससे तो अभी बेटर ही है टेक्नोलॉजी के मामले में, और उससे उनकी प्रोडक्टिविटी भी पहले से बढ़ी है। इसीलिए क्या हो रहा है कि माइग्रेशन हो रहा है। पहले जो खेती करने के लिए 4 लोगों की जरूरत होती थी, अब वही खेती करने के लिए सिर्फ 1 या 2 बंदों की जरूरत है, क्योंकि बाकी काम जो है नई मशीनें आ गई उनके द्वारा हो रहा है। इसलिए माइग्रेशन हो रहा है, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। अब वही काम जो है ना, कम लोग ज़्यादा काम कर पा रहे हैं, और जो हमारा वर्क फोर्स है वो ज़्यादा अवेलेबल है। तो इसलिए पहला गलत होगा, क्योंकि इसका पहला पार्ट जो लिखा हुआ अर्बन एरिया वाला वो सही लिखा हुआ है, लेकिन जो दूसरा पार्ट है रूरल एरिया वाला वो गलत होगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी ये पहला हमने एलिमिनेट कर दिया, दूसरा हमने ट्रिक से एलिमिनेट किया, बताया था कि जहाँ पे भी स्ट्रेटली होगा वो गलत ही होगा। तो ये हम दूसरा सिर्फ ट्रिक के बेसिस पे भी जाते तो भी हमारा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाता है, और ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला था। अब ऑप्शन नंबर सी के तहत क्या है, स्टेटमेंट नंबर सी बोला कि इन रूरल एरियाज द ग्रोथ इन नॉन फॉर्म इकोनॉमी इंक्रीज। हाँ, पहले सिर्फ खेती था गांव के एरिया में, अभी वहाँ पे मोबाइल शॉप्स भी आ गया है, छोटी छोटी और चीज़ों की दुकानें खुलने लगी हैं। तो सबसे बड़ा एग्जांपल तो मोबाइल शॉप्स ही है ना, मोबाइल शॉप्स लैपटॉप शॉप गाँव में खुलने लगे हैं। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा फार्म बेस्ड होता था, अभी फार्म की मशीनों से बेस्ड बिजनेसेस शुरू हो गए। उसके बाद में अमेजन फ्लिपकार्ट जैसे जो सेक्टर है वो भी गाँव तक पहुँच रहे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इन रूरल एरिया जो ग्रोथ है नॉन फॉर्म इकोनॉमी का वो इंक्रीज है। कॉमन सेंस की बात है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। फिर जो स्टेटमेंट नंबर तीसरा है, द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज। ये तो ऑप्शन नंबर चौथा है, मतलब स्टेटमेंट नंबर चौथा, ये थोड़ा सोचने में मजबूर करेगा, क्योंकि जहाँ पे नॉन फॉर्म इकोनॉमी बढ़ रही है तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के चांसेस थोड़े बहुत बढ़ने चाहिए। लेकिन यह है कि पहले की तुलना में कितना है, पहले जिस हिसाब से ग्रोथ रेट था रूरल एम्प्लॉयमेंट में, उसकी तुलना में अभी उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं है। यही एक प्राइम रीज़न है कि माइग्रेशन रूरल टू अर्बन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन का। तो इसका जो ऑप्शन नंबर चौथा ये सही है। तो इस तरीके से ये देखना है कि इसका चौथा नंबर जो स्टेटमेंट है उस पर थोड़ा सा फंस सकते हैं। बाकी पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन हम आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। सिर्फ जो गेम बचेगा वो सिर्फ बी और सी में बचेगा, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो इसका ये क्वेश्चन है 59, ये बेसिकली उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। उस समय करंट अफेयर्स में ये टॉपिक चल रहा था कि कौन कितना रूरल क्रेडिट दे रहा है। तो इसमें यह है कि बट कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, करंट अफेयर्स नहीं भी पता हो तो भी हो जाएगा। जैसे क्या है कि इन टर्म ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपेरिजन टू SLR एंड RRB। अरे ये तो देखो ना, जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक कितनी बड़ी बड़ी बैंक है, जैसे SBI हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, PNB हो गया, इतनी बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, प्लस रूरल रीजनल बैंक। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसकी तुलना में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कैसे ज़्यादा पैसा दे सकते हैं। ये तो अगर हम नॉर्मल गांव में अपने आप आसपास भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जो हमारा मोस्टली लोन है वो इन जगह से आ रहा है, SBI, बैंक ऑफ इंडिया, PNB, क्योंकि इनकी ब्रांचेस भी ज़्यादा है, इनके पास में ज़्यादा पैसा भी है लोन देने के लिए, और इनके ऊपर सरकार की गाइडलाइंस भी होती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्राइवेट मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में डिलीवर करना है। तो इस तरीके से कॉमन सेंस लगाकर भी पहला ऑप्शन गलत कर सकते हैं कि एक तरफ DCCB है और दूसरी तरफ क्या है, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक प्लस रीजनल रूरल बैंक। तो कहाँ ये इतना छोटा सा छोटू सा और ये इतना बड़ा सा, तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। मतलब देखने से ही पता चला कि इसकी जो ऑप्शन है गलत है, पहला वाला ऑप्शन। ये पहला वाला ऑप्शन गलत है, तो ये क्या अभी दूसरा करते हैं। दूसरा क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ DCCB इज टू प्रोवाइड फंड टू द प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज। हाँ, ये दूसरा सही है। जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है UPSC के प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन 2021 में या 22 में भी आ चुका है। सेम क्वेश्चन था उसमें, बस उसमें क्या पूछा था, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के बारे में पूछा। हमने PYQs के में ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया एक बार, जिसमें प्राइमरी के बारे में था। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो स्टेट वाला होता है वो डिस्ट्रिक्ट को फंड और इन सब चीज़ों में हेल्प करता है, और जो डिस्ट्रिक्ट वाला होता है वो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ की हेल्प करता है, और यही ग्राउंड लेवल पर होता है, तो फार्मर से डायरेक्टली डील करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सिर्फ बी सही होगा, पहला गलत है, दूसरा सही है। तो जब भी UPSC के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो इतने बड़े क्वेश्चन होते हैं देखने में बहुत डरावने होते हैं, लेकिन बहुत ईजी से क्वेश्चन होते हैं। इनमें एक बस ट्रिक ये याद रखना है कि सारे जो ऑप्शन होते हैं ना, जैसे ये वाला है, ऐसी चीज़ें कभी नहीं सही होती, कभी भी नहीं सही होती। 10 क्वेश्चन यदि ऐसे आएंगे तो उसमें से 9 बार ऐसा तो गलत होना ही होना है, जो ऑल वाला है वो गलत करके चलना है। तो मतलब हमको सिर्फ 3 स्टेटमेंट पर सोचना होता है, और ऐसे क्वेश्चन को डरना नहीं, बस ध्यान से शब्दों को देखना है। इसमें क्या है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। इन्वेस्टमेंट की डिफिनेशन हमने पढ़ी है। इन्वेस्टमेंट वो होता है जहाँ पे कुछ हमें रिटर्न प्राप्त हो। रिटर्न मतलब हमने इन्वेस्ट किया है तो हमको वहाँ से कुछ प्रॉफिट आना चाहिए। बिना प्रॉफिट के हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट थोड़े ना करेंगे। तो एक चीज़ समझ में आ गई, जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट होगा वहाँ पे प्रॉफिट होगा, और यही चेक करना है कि किसमें हमको प्रॉफिट के मोटिव से हमने इन्वेस्ट किया है और कहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लोगों को पैसा दे दिया है। तो उसके बेसिस पर सारे ऑप्शन चेक करते हैं। इसमें क्या, फिक्सिंग MSP फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर ऑल क्रॉप। ये तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि ऑल क्रॉप के लिए तो होता ही नहीं MSP, ठीक है। MSP वैसे भी बहुत लिमिटेड चीज़ों के लिए ही होता है, तो मतलब लिमिटेड क्या है, 23 क्रॉप्स हैं शायद जिनके लिए MSP होता है। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। तो पता चल गया पहला गलत है, तो पहला गलत होता है ये ऑप्शन सी आ गया। देखने में इतना डरावना, लेकिन सॉल्व करने में हलवा। आगे चल लेते हैं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। यदि इन्वेस्टमेंट है तो रिटर्न आएगा। रिटर्न में क्या है, कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। हाँ,
यदि कंप्यूटराइजेशन हो रहा है तो क्या वो एक इन्वेस्टमेंट ही है ना, क्योंकि इसमें एसेट जनरेट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट में क्या हो गया, तो प्रॉफिट आएगा या फिर कुछ हमारी एसेट जनरेट होगी जिससे कुछ अच्छा होगा। जैसे एसेट में हमने कुछ नई टेक्नोलॉजी ले ली, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, या फिर हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर लिया, तो इसमें भी क्या है, हम अपने टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट कर दें, इसलिए दूसरा सही हो गया। सोशल कैपिटल फॉर्मेशन, ये कहीं पे कैपिटल फॉर्मेशन है तो क्या ये क्या है, हमारे पास कुछ एसेट जनरेट हो रहा है ना, तो ये भी सही है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी से क्या होगा, कुछ नहीं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी से तो नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि इसी की वजह से जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है पंजाब और हरियाणा में। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पंजाब और हरियाणा की, कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज हो रहा है, और बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर की होने की वजह से हमारा जो वाटर लेवल है बहुत नीचे जा रहा है। तो चौथा ऑप्शन भी गलत होगा, वीवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन। हाँ, अब इसी को तो फ्री भी बोल रहे हैं, अभी इसी का तो आलोचना की जा रही है। ये एक तरीके का सब्सिडी हो गया, सब्सिडी में ना कोई एसेट जनरेट हो रहा है ना कोई प्रॉफिट आ रहा है डायरेक्टली। ये इनडायरेक्टली देखा जाए तो बहुत सारा आ जाएगा। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में हमको याद रखना है कि जो भी चीज़ें लिंक निकालना है वो सिर्फ एक स्टेप से, जैसे ये कोई बात लिखी है तो उसका सिर्फ एक स्टेप में नीचे लिंक और ज़्यादा से ज़्यादा एक और लिंक, बस। हमें बातों की खिचड़ी नहीं बनानी कि अच्छा ऐसा होता है तो ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, अच्छा ये ऐसा हो जाएगा, नहीं, सिर्फ ज़्यादा एक या दो स्टेटमेंट में जाना। डायरेक्टली क्या है, लोन दिया गया, डायरेक्टली कोई लिंक नहीं दिख रहा है तो इसलिए गलत है। इधर भी कोई डायरेक्टली लिंक नहीं, इनडायरेक्टली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हो गया, फ्री सप्लाई मिलेगी तो एग्रीकल्चर के लिए फायदा हो रहा है और एग्रीकल्चर आगे बढ़ रहा है। वैसा नहीं, डायरेक्टली लिंक देखना है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो इसका चौथा पाँचवा गलत होगा। और सेटिंग अप कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, ये तो साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि इसमें एसेट भी जनरेट हो रहा है और प्रॉफिट भी आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का एक बात है, जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट आए वहाँ पे हमें दो चीज़ें देखनी है कि क्या कोई एसेट जनरेट हुई या फिर हमको कोई प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस ये दो चीज़ें देख ली, इसके बेसिस पे सारा क्वेश्चन जज कर लिया और इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही पता चल जाएगा। और यदि हमको इतना भी नहीं जानना था तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट देखना था, ऑल लगा हुआ है, ऑल क्रॉप के लिए नहीं होता है, एमएसपी सिर्फ 23 क्रॉप्स के लिए होता है। उसके बेसिस पे जैसे पहला गलत किया वैसे ऑप्शन नंबर तीसरा आ गया। और एमएसपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो होता है कि जिसकी वजह से ये पता चलता है कि जो भी फर्म, देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, हाँ, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वह रेशियो है जिससे किसी फर्म या कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन पता चलती है कि यदि उसको कोई लोन दिया जा रहा है तो वो लोन सही समय पर चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, जो उस लोन के इंटरेस्ट रेट है वो चुका पाने में सक्षम है कि नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है कि प्रेजेंटली वो दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, और लोन की पूरी अवधि में, मतलब जो भी लॉन्ग टर्म है, जितने टाइम का लोन है उस टाइम तक वो उसका इंटरेस्ट रेट और मूलधन रिटर्न करने के काबिल है कि नहीं है। तो ये चेक करता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इसका पहला ऑप्शन ये है कि इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क। हाँ, बताया कि प्रेजेंटली वो कितना सक्षम है लोन को लेकर उसको वापस चुकाने में। तो पहला ही होगा प्रेजेंट रिस्क इंटू गोइंग टू, पहला से। दूसरा क्या, इट हेल्प्स इन इवेलुएटिंग द इमर्जिंग रिस्क। इमर्जिंग रिस्क मतलब लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे क्या क्या रिस्क बढ़ जाएंगे और कितना बाद में फ्यूचर में वो दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो लोन दे रहा है उसको तो अपने लोन की सेफ्टी प्राइम कंसर्न होगा, चिंता का विषय होगा, तो इसलिए वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी देखता है। तो ये भी सही है इसका दूसरा। फिर क्या है कि द हायर बोरोइंग फ्रॉम लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज वर्स। नहीं, ये जिसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज़्यादा है उसका मतलब ये है कि वो जो इंटरेस्ट और लोन का जो मूलधन है, जिसको प्राइम अमाउंट बोलते हैं, वो देने में ज़्यादा सक्षम है, सही समय पे वो पैसा को चुकता कर देगा। इसलिए किसी का ये ज़्यादा है तो उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो क्या बोलते हैं दक्षता है लोन को वापस करने में, और जो उसका विश्वसनीयता है कि वो लोन वापस करेगा सही समय पर, वो ज़्यादा होगा। तो इसलिए इसका तीसरा गलत है और पहला दूसरा सही है।